नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध खेल मैदान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खेल मैदानों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ भी मौजूद थे। ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में क्रिकेट की खास भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉस से मुलाकात की और उन्हें उनकी पिछली मुलाकात की एक तस्वीर भी भेंट की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान लीसा स्टिलिकर से मुलाकात की। लीसा भारतीय मूल की पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई रग्बी खिलाड़ियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे युवा खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ शेन मॉन्स्टेंट का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूत कड़ी बताया। पीएम ने कहा कि भारत ने तकनीक को ही नहीं बल्कि खेल को भी डेमोक्रेटाइज किया है। पीएम ने कहा कि भारत में खेल इंफ्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत 2030 में भारत कॉमनवेल्थ का आयोजन करने जा रहा है। वहीं 2036 में ओलंपिक आयोजन की दावेदारी कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों और उसके युवाओं के बीच खेल का सेतु भी बड़ा लिंक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने घोषणा की कि बिग बैश लीग पहली बार भारत में खेली जाएगी। मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्केचर्स के बीच सीजन का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई में खेला जाएगा। इस पहल का मकसद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करना है। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खेलों में बेहतर सहयोग के लिए एक रोडमैप भी जारी किया। ये रोडमैप स्पोर्ट्स साइंस, बड़े खेल आयोजन की मेजबानी और व्यापार, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में अवसरों को बढ़ाने में सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सार्थक बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता के साथ पीएम मोदी की गर्मजोशी भरी और सौहार्दपूर्ण मुलाकात भारत के साथ संबंध और गहरे करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के मजबूत समर्थन को दिखाती है। इससे पहले पीएम मोदी ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय की विशाल सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों की ऊंचाई में सबसे बड़ी भूमिका यहां बसे भारतीय समुदाय की बताई। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के विकास में उनके योगदान को सराहा। पीएम ने बीते 12 वर्ष में भारत के विकास की अभूतपूर्व गति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत में चिप से लेकर शिप तक विनिर्माण का नया इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। भारत के रक्षा प्लेटफॉर्म की क्षमता दुनिया देख रही है। मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ भी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बाद दोनों तरफ के व्यापार में 25% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने सीका को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। ये 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली राजकीय यात्रा होगी। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री लक्ष्मण के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर बात होगी। प्रधानमंत्री ऑकलैंड में प्रमुख व्यापार और खेल जगत की हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी भारतीयों की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम की यात्रा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री इलेक्शन की भारत यात्रा के बाद विपक्षी संबंधों में आई मजबूती को और आगे बढ़ाएगी। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है।
भारत न्यूजीलैंड एफटीए के लिए मार्च 2025 में शुरू हुई बातचीत महज 9 महीनों में दिसंबर 2025 में पूरी हो गई और ये भारत के लिए सबसे तेजी से संपन्न होने वाले एफटीए में शामिल हो गया। समझौते से भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड में 100% शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। अगले 15 वर्षों में $20 अरब के निवेश का रास्ता खुलेगा और छात्रों, पेशेवरों, किसानों और एमएसएमईज के लिए नए अवसर पैदा होंगे। एक देश एक चुनाव कानून के प्रस्ताव पर मंथन कर रही संयुक्त संसदीय समिति गोवा में व्यापक बातचीत करेगी। 2 दिन के इस दौरे में संबंधित पक्षों से बातचीत होगी। सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली ये समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है ताकि वह समाज के विभिन्न वर्गों से उनके विचार जान सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए देश की सीमा सुरक्षा को अभेद बनाने का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर की अवधारणा पर आधारित भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय में दुनिया की सबसे आधुनिक व्यवस्था होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 फ्यूल लाने की योजना बना रही है जो E20 पेट्रोल के मुकाबले प्रति लीटर लगभग 20 रुपए सस्ता होगा। E85 का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में किया जा सकेगा जिन्हें खासतौर पर इस फ्यूल के लिए बनाया गया है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इस प्रस्तावित कदम का मकसद ग्राहकों को आर्थिक राहत देना और साथ ही सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। हरदीप सिंह पुरी ने बायोफ्यूल से जुड़ी व्यापक नीति का बचाव भी किया और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से इंजन खराब होने और गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ने जैसी चिंताओं को खारिज किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीआईआई के जीसीसी समिट में शामिल हुई। जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में तेजी से विस्तार कर रहे हैं और बैंक ऑफिस सपोर्ट से आगे बढ़कर अब ये केंद्र रिसर्च, एआई, साइबर सिक्योरिटी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे उच्च स्तरीय क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के जीसीसी समिट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का जीसीसी इकोसिस्टम अब विस्तार के दौर से आगे बढ़कर वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। जीसीसी विस्तार के अगले चरण में फोकस महानगरों से हटकर टियर 2 और टियर 3 शहरों पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के कई राज्यों की विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर अलग अलग इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित किए जा सकते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 3 राज्यसभा सांसदों सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बाद में भाजपा ने तीनों को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित किया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बड़े बदलाव को टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी ने सत्ता को मजाक बना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश विकास की राह पर बढ़ रहा था तब पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम पर था। और इस बीच बंगला फिल्मों के बड़े एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी के साथ ही टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने सतीश भाई गोविंद भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा। पंजाब कांग्रेस में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक भूपेश बघेल के पंजाब दौरे का आज आखिरी दिन है। इस दौरे के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी भूपेश बघेल से दूरी बनाते हुए नजर आए। चन्नी गुट ने कल भावी रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक के बाद विधायक राणा गुरजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि अब तक भूपेश बघेल से कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वे जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे। कयास है कि भूपेश बघेल के दौरे के अंतिम दिन आज चन्नी गुट के नेता भूपेश बघेल से मुलाकात कर अपना पक्ष रख सकते हैं। हालांकि पार्टी में मचे इस बवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है। चन्नी खेमे के करीबी और विधायक प्रगट सिंह का कहना है कि पार्टी हाईकमान पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और वे बघेल के समक्ष अपनी सभी बातें विस्तार से रखेंगे।
भारत के अधिकतर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आज 18 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कल देर रात सूरत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर जमीनी हालतों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ में प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की और जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के मुंडाखेड़ा गांव में लगातार बारिश के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ। मस्जिद की दीवार भरभराकर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय एक परिवार मस्जिद की दीवार के सहारे टेंट लगाकर रह रहा था। इस घटना में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही सीओ, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिया। आज देश भर में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जा रहा है। मत्स्य किसानों, मछुआरों और उद्यमियों के योगदान को सम्मान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। सरकारी योजनाओं, डिजिटल पहलू और तकनीकी नवाचार के साथ भारत का मत्स्य क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। योगिनी एकादशी के अवसर पर आज महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले पंढरपुर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। भगवान विष्णु को समर्पित योगिनी एकादशी को पापों से मुक्ति और आत्मशुद्धि का विशेष पर्व माना जाता है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज में। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरों पर नजर डालते हैं तेज रफ्तार से। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एक्करमैन ने कहा है कि भारत और जर्मनी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को ज्यादा टिकाऊ और बेहतर बनाया जा सके। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ये सहयोग और मजबूत होगा। गिफ्ट सिटी के ग्रुप सीईओ और प्रबंध निदेशक संजय कौल ने कहा है कि भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का अगला चरण केवल लोकेशन या टैक्स प्रोत्साहन पर नहीं बल्कि मजबूत इकोसिस्टम पर आधारित होगा। उद्योग जगत के विशेषज्ञों की माने तो आने वाले वर्षों में भारत का प्राइवेट क्रेडिट बाजार तेजी से विस्तार करेगा। इसके पीछे बढ़ती जागरूकता, डिजिटल नवाचार और वैकल्पिक वित्त पोषण की बढ़ती मांग प्रमुख कारण होंगे। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और पूंजीगत मशीनों के आयात पर कस्टम ड्यूटी में राहत देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार का उद्देश्य स्मार्टफोन, लिथियम आयन बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण की लागत कम करना और घरेलू विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। एआई डेटा सेंटर की दौड़ में भारत एक प्रमुख दावेदार बनकर उभरा है। ये सेंटर अगली पीढ़ी की कंपनी को पावर देंगे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियां और देश के बड़े बिजनेस ग्रुप भारत में एआई के लिए डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29 लॉन्च की। वित्त वर्ष 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ेगी। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद नीतिगत उपायों और सेवाओं के मजबूत निर्यात के दम पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। टीसीएस ने जून तिमाही में 13,349 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है और साथ ही
12 शेयर डिवीजन का ऐलान किया है। अप्रैल जून तिमाही में दूरसंचार ऑपरेटर और जींस व ऊर्जा उत्पादक कंपनियां कमाई में बढ़ोतरी के मामले में सबसे आगे रह सकती हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निवेशकों को त्रिपुरा में विकास की अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 में आमंत्रित किया। दूरसंचार नियामक ट्राई ने स्पैम और धोखाधड़ी वाली कॉल पर प्रभावी कार्रवाई के लिए ट्रू कॉलर जैसे कॉल प्रबंधन ऐप की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने वाली प्रमुख पहलों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एटीएफएस के अंतर्गत 10,000 से ज्यादा आवास इकाइयों को मदद की बात कही। उन्होंने कहा कि 2,776 करोड़ रुपए की सब्सिडी से करीब 53,000 करोड़ रुपए का अधिक का निवेश हुआ है। डीबीएस बैंक ने पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का मार्च 2026 में समाप्त वित्त वर्ष में शुद्ध मुनाफा 49% बढ़कर 1,020 करोड़ रुपए रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि लगातार तेज और आर्थिक वृद्धि और सुधार की निरंतरता भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की राह पर ले जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका के ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान के गुलिस्तान प्रांत में चीन ईरान कॉरिडोर पर हमला हुआ। इस कॉरिडोर का इस्तेमाल रूस भी करता है। उत्तरी ईरान के अक्टके खान रेलवे पुल को काफी नुकसान हुआ है। ये पुल ईरान के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है क्योंकि इसके जरिए चीन और रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए जाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की कभी अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे कोई समझौता हो या नहीं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर अमेरिका और इजरायल ने समय रहते ईरान पर दबाव नहीं बनाया होता तो तेहरान पहले ही खुद को परमाणु हथियारों से लैस कर चुका होता। नेतन्याहू ने घोषणा की कि अगले 10 वर्षों में रक्षा बजट में 350 अरब शेकेल की बढ़ोतरी की जाएगी। वेनेजुएला के तटीय राज्य लागुएरा में भूकंप से बचे लोग भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता के लिए कतार में खड़े थे क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने आपदा से प्रभावित 13 लाख लोगों की मदद के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील की थी। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को बताया कि जून महीने में यूक्रेन पर रूस के हमलों के कारण कम से कम 265 लोगों की मौत हुई है और करीब 1,816 लोग घायल हुए हैं। हंगरी सरकार के विरोधियों ने बुडापेस्ट में राष्ट्रपति कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर राष्ट्रपति तमास सुलुक को हटाने और संसद सदस्यों के लिए कार्यकाल सीमा लागू करने के मौजूदा प्रशासन के प्रयासों का विरोध किया। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर में एक गैस स्टेशन पर रूसी ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। फ्रांस में बढ़ती गर्मी के कारण लोइरे नदी के कुछ हिस्से सूखा रेत के टीलों जैसे दिखने लगे हैं। देश में गर्मी की लहर जारी है और शुक्रवार को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। फ्लोरिडा के एक हवाई अड्डे का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके समर्थकों द्वारा राष्ट्रीय से लेकर नोटों तक हर चीज पर उनका नाम और छवि अंकित करने के अभियान को गति मिली है। दक्षिण स्पेन के अल्मेरिया के पास जंगल में लगी आग में 6 लोगों की मौत हो गई और उन्हें यह भी बताया गया है कि कुछ पीड़ितों के शव वाहनों में पाए गए।
पेरू के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरी ने कहा है कि वे मेक्सिको के साथ बिगड़े रिश्तों को फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगी। उन्होंने एल नीनो के खतरे को देखते हुए आपातकालीन कदम उठाने और प्रभावित किसानों की मदद का भी भरोसा दिया। फुजिमोरी 28 जुलाई को पदभार संभालेंगी। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी जिले में बंदरबन में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गईं और पेड़ उखड़ गए। चीन के क्वांझाओ शहर में एक जूता फैक्ट्री में आग लगने से कम 28 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी तेज थी कि कई लोग इमारत की छत पर फंस गए। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। मुकाबला आज देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। स्पेन बेल्जियम दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी हैं। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दी। फ्रांस के लिए एम्बापे ने 60वें और डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल किया। एम्बापे के इस विश्व कप में 8 गोल हो गए हैं और उन्हें अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी करनी है। गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि एम्बापे के नाम ज्यादा असिस्ट हैं। वहीं दोनों खिलाड़ियों के बीच विश्व कप का टॉप स्कोरर बनने के लिए भी रोचक रेस चल रही है। सत्ताईस वर्षीय एम्बापे के नाम विश्व कप में 20 गोल हो चुके हैं। वहीं 39 वर्षीय मेसी के नाम कुल 21 गोल हैं। सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। ये लॉर्ड्स पे खेले जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच भी होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम इस ऐतिहासिक मुकाबले को यादगार बनाने की कोशिश करेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला 3:30 बजे से शुरू होगा। भारत 12 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज हार गया। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेले गए चौथे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने 159 रन का लक्ष्य सिर्फ 13.5 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ चौथा T20 मुकाबला जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 की बढ़त बना ली है। कैरोलिना चोहो ने सेमीफाइनल में रोमांचक टाई ब्रेकर में कोको गॉफ का विंबलडन का सफर खत्म करते हुए महिला सिंगल फाइनल में जगह बनाई। कैरोलिना मुचोवा ने 6-2, 1-6, 7-6 से जीत हासिल की और पिछले 6 वर्षों में ग्रासकोट ग्रैंड स्लैम के खिताबी मुकाबले में पहुंचने वाली चेक गणराज्य की चौथी महिला खिलाड़ी बनी। विंबलडन महिला सिंगल के अगले सेमीफाइनल में लिंडा नोस्कोवा का मुकाबला यूक्रेन की माटा कोत्सिव से होगा। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में प्रो बॉक्सिंग लीग के सेमीफाइनल मुकाबले के पुरुष वर्ग में पंजाब वॉरियर्स की विक्रम सिंह और महिला वर्ग में आंध्रा वॉरियर्स की आरती फाइनल में पहुंची। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले शुक्रवार शाम 6 बजे से खेले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।